पृष्ठ संख्या 3, अध्याय 1, विकास। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। उस चित्र के नीचे लिखा है, मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते। इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। पृष्ठ संख्या 4, विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। हम देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ एक बॉक्स में लिखा है, तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। नीचे तालिका दी गई है। तालिका 1.1, विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। तालिका के पहले स्तंभ में व्यक्ति की श्रेणियां दी गई हैं और दूसरे स्तंभ में विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं। पहले स्तंभ में भूमिहीन ग्रामीण मजदूर और इसके सामने दूसरे स्तंभ में लिखा है, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। स्तंभ 1 में लिखा है, पंजाब के समृद्ध किसान और इसके सामने स्तंभ 2 में लिखा है, किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। तालिका के स्तंभ 1 में लिखा है, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं। इसके आगे दूसरे स्तंभ में कुछ नहीं लिखा है। पहले स्तंभ में इसके आगे दूसरे स्तंभ को रिक्त छोड़ा गया है। इसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। तालिका के पहले स्तंभ में लिखा है, भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। इसके आगे भी दूसरा स्तंभ रिक्त है। इसे भी आपको पूरा करना है। पहला स्तंभ, शहरी बेरोजगार युवक। दूसरा स्तंभ रिक्त।
पहला स्तंभ, शहर के अमीर परिवार का एक लड़का। दूसरा स्तंभ, रिक्त। पहला स्तंभ, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की। दूसरे स्तंभ में लिखा है, उसे अपने भाई के जैसी आजादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। पहला स्तंभ, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी। इसके आगे दूसरा स्तंभ रिक्त है, जिसे आपको पूरा करना है। तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों का विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? संभवतः नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपनी भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। पृष्ठ संख्या 5। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। इस तरह से दो बातें साफ हैं। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इसके आगे एक चित्र है और उसके साथ एक बॉक्स बना है जिसमें लिखा है, इस तरह के लोग विकसित नहीं होना चाहते। आय और अन्य लक्ष्य। अगर आप एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। दूसरे शब्दों में, वे ज्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। नीचे एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के ऊपर लिखा है,
नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन। पृष्ठ संख्या 6। एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं, तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है, तो घर में उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी होते हैं। आओ इन पर विचार करें। 1. अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग क्यों हैं? इन व्याख्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? क. क्योंकि लोग भिन्न होते हैं। ख. क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। 2. क्या इन दो कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। क. लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। ख. लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। 3. कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। 4. पहले पढ़े गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। राष्ट्रीय विकास। जैसा कि हमने बताया, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इन विषयों पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए हों। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हों। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? या यदि परस्पर विरोधी हैं, तो निर्णय कैसे किया जाएगा? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। पृष्ठ संख्या 7। इस पृष्ठ पर 2 ब्लॉक हैं। पहले ब्लॉक में लिखा है, आओ इन पर विचार करें। इन स्थितियों पर चर्चा कीजिए। इस ब्लॉक में
दाहिनी ओर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक बहुमंजिला इमारत दिखाई गई है और उस इमारत के नीचे ढेर सारी झोपड़ियां बनी हुई हैं। 1. आप यह बताइए कि इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। एक ब्लॉक में एक अखबार की रिपोर्ट दी गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रिपोर्ट इस प्रकार है। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिदजान शहर में हुआ। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। अब आप ये बताइए क किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं। ख इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। 3. आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। इसी पृष्ठ पर एक और ब्लॉक है। इस ब्लॉक का शीर्षक है कार्यकलाप 1। यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है, तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं, तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से जान सकते हैं। पृष्ठ संख्या 8। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आएं, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं, तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। इन विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू ना हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ना रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए, तो हम उसे कैसे चुनेंगे? सामान्यतः 1 या 2 महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है,
उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग-अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत निम्न आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 9। इस पृष्ठ पर 2 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक औसत आय। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देती है। उदाहरण के लिए 2 देश क और ख पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका 1.2 में दिए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकालिए। तालिका 1.2। इस तालिका में 2 देशों की तुलना की गई है। तालिका के पहले खंड में देश, देश का और देश ख, और दूसरे खंड में 2007 में नागरिकों की मासिक आय रुपयों में दी गई है। दूसरे खंड में 2007 में 5 नागरिकों की मासिक आय दी गई है रुपयों में। पहले नागरिक की आय देश क 9,500, देश ख 500। दूसरे नागरिक की आय देश क 10,500, देश ख 500। तीसरे नागरिक की आय देश क 9,800, देश ख 500। चौथे नागरिक की आय देश क 10,000, देश ख 500। पांचवें नागरिक की आय देश क 10,200 और देश ख 48,000। अब आपको इन देशों के नागरिकों की औसत आय निकालनी है। क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं?
शायद हम में से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से ज्यादातर लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश क के लोग ना तो बहुत अमीर हैं ना बहुत गरीब, जबकि देश ख के ज्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। इसके नीचे एक और ब्लॉक दिया गया है। इस ब्लॉक में 2 चित्र बने हुए हैं, बगैर निर्धन तथा अमीर वाले देश। इसके नीचे जो चित्र दिया गया है, उस चित्र पर कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हैं और लिखा हुआ है, हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं। दूसरे चित्र में लिखा हुआ है, गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश। इस चित्र में 4 कुर्सियों पर एक व्यक्ति को लेटे हुए दिखाया गया है और दूसरी ओर इसी चित्र में 2 कुर्सियों पर 4 व्यक्तियों को बैठे हुए दिखाया गया है। और जो 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनमें से एक कह रहा है, हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसने ले लिया। आओ इन पर विचार करें। 1. 3 उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। 2. आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है? व्याख्या कीजिए। 3. प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त आय के कौन से अन्य लक्षण हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं? 4. मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? अपना उत्तर उदाहरण सहित दीजिए। 5. विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार मध्य आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कीजिए। 6. एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को एक विकसित देश बनने के लिए क्या करना या प्राप्त करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 10। आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं? इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा कर सकते हैं। तालिका 1.3 केरल, पंजाब और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2002-2003 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में
पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन पंजाब में एक व्यक्ति एक वर्ष में 26,000 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 5,700 रुपए कमा पाता है। इसलिए अगर विकास मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो कि तालिका 1.4 में दिए गए हैं। लेकिन उन पर नजर डालने से पहले हम तालिका 1.3 पर नजर डालते हैं। तालिका 1.3 चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। इस तालिका के एक खंड में राज्यों के नाम दिए गए हैं और दूसरे खंड में 2002-2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय दी गई है। पंजाब 26,000 रुपये, केरल 22,800 रुपये, बिहार 5,700 रुपये। आइए अब तालिका 1.4 पर नजर डालते हैं। तालिका 1.4 पंजाब, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। पंजाब 2003 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति 49। साक्षरता दर 2001 में 70। कक्षा 1 से 5 का निवल उपस्थिति अनुपात 1995-96 81। केरल 2003 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति 11। साक्षरता दर 91। कक्षा 1 से 5 का निवल उपस्थिति अनुपात 1995-96 91। बिहार 2003 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति 60। साक्षरता दर 2001 47। कक्षा 1 से 5 का निवल उपस्थिति अनुपात 1995-96 41। इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। पृष्ठ संख्या 11। यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1,000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 11 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन पंजाब में यह अनुपात 49 है, जो केरल की तुलना में लगभग 5 गुना है। दूसरी ओर पंजाब की प्रति व्यक्ति आय केरल से कहीं ज्यादा है, जैसा कि तालिका 1.3 में दिखाया गया है। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा, यह देखिए कि यह आंकड़े किस वर्ष के हैं। यह वर्ष 2003 के हैं,
तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 56 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के आधे से अधिक बच्चे स्कूल भी नहीं पहुंच पाते। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी कक्षा के आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, वे वहां नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब ना पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि पंजाब में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है? इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता, जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता भी तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना? आप क्या करोगे अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या आप पढ़ पाएंगे? शायद तब तक नहीं जब तक आपके माता पिता आपको कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता ना रखते हों। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि सरकार और समाज ने इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। पृष्ठ संख्या 12। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहां स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। यदि ऐसे स्थानों में राशन की दुकान ठीक से नहीं चलती तो लोग इस समस्या का हल करवा सकते हैं। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। आओ इन पर विचार करें। 1. तालिका 1.3 और 1.4 के आंकड़ों पर फिर विचार कीजिए। क्या पंजाब बिहार से साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे है जितना कि प्रति व्यक्ति आय के विषय में? 2. ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। 3. अच्छे स्वास्थ्य
और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर ही निर्भर करती है? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं? 4. तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 75% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि झारखंड में केवल 8% ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। कहां के लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यों? कार्यकलाप 2. तालिका 1.5 का ध्यान से अध्ययन कीजिए और निम्न अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों को भरिए। हो सकता है इसके लिए आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना करनी पड़े। तालिका 1.5 उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी। ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर। पुरुषों में 52%, महिलाओं में 19%। 10 से 14 वर्ष के बच्चों में साक्षरता दर। पुरुषों में 68%, महिलाओं में 39%। 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत। पुरुषों में 64% और महिलाओं में 31%। क. सभी आयु वर्गों की साक्षरता दर, जिसमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं। ग्रामीण पुरुषों के लिए रिक्त स्थान थी और ग्रामीण महिलाओं के लिए रिक्त स्थान थी। यही नहीं, बहुत से वयस्क स्कूल ही नहीं जा पाए, बल्कि रिक्त स्थान इस समय स्कूल में नहीं हैं। ख. इस तालिका से स्पष्ट है कि रिक्त स्थान प्रतिशत ग्रामीण लड़कियां और रिक्त स्थान प्रतिशत ग्रामीण लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसलिए 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में से रिक्त स्थान प्रतिशत ग्रामीण लड़कियां और रिक्त स्थान प्रतिशत ग्रामीण लड़के निरक्षर हैं। ग. हमारी स्वतंत्रता के 60 वर्षों के बाद भी रिक्त स्थान आयु के वर्ग में इस उच्च स्तर की निरक्षरता बहुत चिंताजनक है। बहुत से अन्य राज्यों में भी 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक लक्ष्य के निकट भी नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि इस लक्ष्य को 1960 तक पूरा करना था। पृष्ठ संख्या 13। कार्यकलाप 3. यह ज्ञात करने के लिए कि क्या वयस्क अल्प पोषित है, एक तरीका है जिसे पोषण वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक VMI कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। किसी व्यक्ति का भार किलोग्राम में लीजिए, फिर उसकी लंबाई मीटर में लीजिए, फिर भार को लंबाई के वर्ग से भाग दीजिए। अगर यह संख्या 18.5 से कम है तो उस व्यक्ति को अल्प पोषित कहा जाएगा, लेकिन अगर यह 25 से अधिक है तो वह व्यक्ति अतिभारित है। लेकिन याद रखिए कि यह मापदंड बढ़ते बच्चों पर लागू नहीं होता। कक्षा में हर विद्यार्थी और 3 वयस्कों का वजन और ऊंचाई मापें। इसके लिए अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के वयस्कों को चुनें, जैसे कि निर्माण कार्य में लगे मजदूर, घर में काम करने वाले नौकर और दफ्तरों में काम करने वाले लोग, व्यापारी इत्यादि। सभी विद्यार्थियों से इन आंकड़ों को इकट्ठा करके एक संयुक्त तालिका बनाइए
फिर उनकी VMI की गणना कीजिए। क्या आप व्यक्ति की आर्थिक पृष्ठभूमि और उसके पोषण के स्तर में कोई संबंध पाते हैं? मानव विकास रिपोर्ट। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें कम संख्या में अधिक महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक, जैसे हमने केरल और पंजाब की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचकों में हैं। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2006 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबद्ध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। तालिका 1.6 वर्ष 2004 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। श्रीलंका। प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में 4,390। जन्म के समय संभावित आयु 74। साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक की जनसंख्या के लिए 91। 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात 69। विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक 93। भारत। प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में 3,139। जन्म के समय संभावित आयु 64। साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक की जनसंख्या के लिए 61। 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात 60। विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक 126। म्यांमार। प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में 1,027। जन्म के समय संभावित आयु 61। साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक की जनसंख्या के लिए 90। 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात 48। विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक 130। पाकिस्तान। प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में 2,225। जन्म के समय संभावित आयु 63। साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक की जनसंख्या के लिए 50। 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात 35। विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक 134। नेपाल। प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में 1,490। जन्म के समय संभावित आयु 62। साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक की जनसंख्या के लिए 50। 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात 61। विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक 138। बांग्लादेश। प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में 1,870।
जन्म के समय संभावित आयु 63, साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक की जनसंख्या के लिए 41, 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात 53, विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक 137। टिप्पणी 1। HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 177 देशों में से है। 2। जन्म के समय संभावित आयु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। 3। तीनों स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात से अर्थ है प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उससे आगे उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का कुल योग। 4। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। पृष्ठ संख्या 14। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। यह तालिका यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी है, फिर भी वह भारत से आयु संभाविता और साक्षरता स्तर में बहुत पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है? लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? विकास की धारणीयता। नीचे सीधे हाथ की ओर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा है, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। अब आगे पाठ पढ़ते हैं। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। नीचे फिर एक बॉक्स है जिसमें लिखा है, अब हम इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण 1। हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल का अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर या अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन का प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा, तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। 1. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जल का अति उपयोग हो रहा है? 2. क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? पृष्ठ संख्या 15। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहां भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं, तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी-कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं, वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। नीचे एक तालिका दी गई है, उस तालिका को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण 2, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। कच्चे तेल के लिए नीचे कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तालिका 1.7 कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार। मध्य पूर्व भंडार बिलियन टन में 89। भंडारों के चलने की अवधि वर्षों में 93। संयुक्त राज्य अमेरिका भंडार बिलियन टन में 4। भंडारों के चलने की अवधि वर्षों में 10। विश्व भंडार बिलियन टन में 137। भंडारों के चलने की अवधि वर्षों में 43। यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान कॉलम 1 को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग-अलग देशों की अलग-अलग स्थितियां हैं। यह भंडार केवल 43 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर हैं, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं हैं। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणीयता का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है। 1. क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा कीजिए। 2. भारत को कच्चा तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं? पृष्ठ संख्या 16। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय
और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। अभ्यास 1। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? क. प्रति व्यक्ति आय, ख. औसत साक्षरता स्तर, ग. लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, घ. उपरोक्त सभी। 2. इन पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? क. बांग्लादेश, ख. श्रीलंका, ग. नेपाल, घ. पाकिस्तान। 3. मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। अगर इन परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपए है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? क. 7,500 रुपए, ख. 3,000 रुपए, ग. 2,000 रुपए, घ. 6,000 रुपए। 4. विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई हैं, तो क्या सीमाएं हैं? 5. विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? 6. हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इसके प्रयोग करने की क्या सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 7. प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 17। 8. भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं? 9. धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 10. धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। 11. पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों। 12. तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा
सबसे नीचे। 13. हम आपको एक तालिका पढ़कर बताएंगे। उस तालिका में भारत में अल्प पोषित वयस्कों का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2001 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केरल, पुरुष प्रतिशत 22, महिला प्रतिशत 19। कर्नाटक, पुरुष प्रतिशत 36, महिला प्रतिशत 38। मध्य प्रदेश, पुरुष प्रतिशत 43, महिला प्रतिशत 42। सभी राज्य, पुरुष प्रतिशत 37, महिला प्रतिशत 36। अब इस तालिका के आधार पर आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। क. केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तरों की तुलना कीजिए। ख. क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लगभग 40% लोग अल्प पोषित क्यों हैं? यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य हैं। अपने शब्दों में विवरण दीजिए। अतिरिक्त परियोजना कार्यकलाप। अपने क्षेत्र के विकास के विषय में चर्चा के लिए 3 भिन्न वक्ताओं को आमंत्रित कीजिए। अपने मस्तिष्क में आने वाले सभी प्रश्नों को उनसे पूछिए। इन विचारों की समूहों में चर्चा कीजिए। प्रत्येक समूह एक दीवार चार्ट बनाए जिसमें कारण सहित उन विचारों का उल्लेख करे जिनसे आप सहमत अथवा असहमत हैं।